दोस्तों पिछली वीडियो में हमने 1.3 का सारा क्वेश्चन आंसर समाधान कर लिया था। ठीक है, आज से हम 1.4 का स्टार्ट करने वाले हैं और ये 1.4 का पहला पार्ट है। इसमें पहले हम बेसिक पार्ट समझाएंगे और वो समझाने के बाद ही हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये 1.3 का सारा पार्ट तो हमने बना दिया है, यहाँ का सारा क्वेश्चन आंसर हो चुका है। तो अब जो हम शुरू करने वाले हैं वो है 1.4 का। 1.4 का अब 1.4 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सारे कहने को सिंपल ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा 1.3 में था या फिर 1.2 में था। ठीक है, यहाँ भी उसी तरह के ही सवाल है, आपको इसी में वैसा ही क्वेश्चन का समाधान करना है। इसके पहले जितना भी समाधान हमने किया है 1.3 या 1.2 में, वहाँ हम देखा करते थे कि वहाँ दो आंसर निकलते थे। एक्स का जितना भी समीकरण बनता था, जो भी द्विघात समीकरण था, उसके दो आंसर निकलते थे। एक्स का 2 मान निकलता था, ठीक है, और वो दोनों ही आंसर हम जिस तरीके से निकालते थे वो एक उत्पादक विधि होता था, यानी कि उत्पादक की सहायता से या फिर गुणनखंड की सहायता से। ठीक है, तो मैं एक और उस तरह का उदाहरण करके दिखाता हूँ। ठीक है, और वो इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो 1.4 है इसमें किसी दूसरे तरीके से करना है। ठीक है, तो मैं एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन उतारा है। ठीक है, ये क्लास 10 का लेसन 1.4 का, ये पहले तो बेसिक पार्ट है। ठीक है, लेकिन अगर इस बेसिक पार्ट में अगर हम 1.4 का अगर हम कोई भी क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है, तो करके दिखाएंगे। पहले मैं उदाहरण दे रहा हूँ और इसको करके दिखा रहा हूँ कि इसको दो अलग अलग तरीके से कैसे करना है। तो सबसे पहले उत्पादक विधि से हमने देखा था पिछली बार कि यहाँ ये जो स्क्वायर में है ये एक्स है, यहाँ एक्स है, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने बताया है कि जो भी यहाँ पे स्क्वायर में होता है, यहाँ घात इसका 2 होता है, क्योंकि द्विघात समीकरण में सबसे उच्चतम घात 2 ही होता है, क्योंकि उसे स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, और सबसे उसके बाद यहाँ पावर 1 होता है। ठीक है, ये पावर 1 ही है यहाँ पे, और यहाँ पे उसका पावर 0 है। ठीक है, हमें पता है यहाँ पे एक्स का पावर 0 है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं गया है। वो इसीलिए क्योंकि एक्स का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, और 1 तो 5 से गुना होकर 5 कम 5 ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर वो एक्स का पावर 0 देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इन सभी के साथ कोई ना कोई नंबर होते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर के साथ एक नंबर है यहाँ पे 1, और एक्स के साथ नंबर है 6, और यहाँ पे एक्स पावर 0 के साथ है 5। ठीक है, तो ये सारे जो नंबर्स हैं इसे गुणांक भी कहा जाता है, स्थिरांक भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर इन्हें वास्तविक संख्या भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये सारे वास्तविक संख्या है, लेकिन ये सिर्फ एक चल राशि है। ठीक है, ये सिर्फ एक चल राशि है और इसी चल राशि का हमें मान निकालना है। इसके लिए गुणनखंड विधि में ये जो और हाँ, जितने भी वास्तविक संख्या है उसे ए से संबोधित करते हैं, ये तो पता है ना, इसका गुणनखंड। यानी कि यहाँ पे जो एक नंबर है 1, ठीक है, जो नंबर 1 है वो उसको ए से संबोधित करते हैं। मैंने पिछली बार बताया था, यहाँ पे ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है। ठीक है, ये सी है, ये 6 जो है ये बी है, और यहाँ पे ए है। यानी कि अगर हम इसे ध्यान दें तो ए बराबर यहाँ पे 1 है, ठीक है, बी बराबर 6 है, और सी बराबर 5 है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में हमेशा ये जो सी होता है और ये जो ए होता है उसे गुना करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ 5 है और यहाँ पे 1 है। देखिए, सी का मान 5 है, ए का मान 1 है, तो 5 एकम 5, तो इन्हें गुना करके 5 आता है, यानी कि गुणनफल 5 आता है। तो हमें ऐसा कोई संख्या चाहिए, दो ऐसा संख्या चाहिए जिनका गुणनफल गुना करके 5 हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस में है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए प्लस में है। देखिए, क्योंकि ए और सी को गुना किया ना, तो +5 ही हुआ है ना, यानी कि +5 हुआ है, यानी कि जोड़ के, ठीक है, जोड़ के वो 6 आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि हमने इसको ए और सी को गुना किया था, तो गुना करके वो 5 आना चाहिए, गुणनफल 5 आना चाहिए, लेकिन वो जोड़ के 6 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ के वो 6 आना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन संख्या है? ऐसा एक ही संख्या है, 5 और 1,
5 और 1, यानी कि 5 और 1 को गुना किया जाता है तो उन्हें गुना करके 5 होगा, लेकिन उसे जोड़ के 6 होगा। यानी कि अगर हम इसको गुणनखंड करना चाहें एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो ये जो 6 है ये 5 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं, 5 प्लस 1 6। इसको गुना करेंगे तो 5 होगा, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, ठीक है। 5 प्लस 1 और एक्स इसके साथ गुना में है तो हम इसको सटा के लिख सकते हैं, बचा प्लस 5, ठीक है, हो गया। इतना करने के बाद एक्स स्क्वायर यहाँ पे ब्रैकेट खोलना है हमें, तो ये 5x होगा। देखिए ये प्लस बीच में है, देना ना भूलें, ठीक है, ना भूलें। 5 और x 5x होगा, फिर प्लस 1x होगा, फिर प्लस 5, ठीक है। और हाँ यहाँ बराबर 0 है, इसे देना ना भूलें, बराबर 0। इतना करने के बाद हमें इन दोनों में से या फिर इन जोड़ी में से गुणनखंड निकालना, उत्पादक निकालना पड़ता है, ठीक है, यानी कि कॉमन निकालना पड़ता है। इन दोनों में कॉमन है सिर्फ x, ठीक है, x कॉमन है, तो यहाँ पे 1x तो बाहर चला गया, यहाँ 1x बचेगा, प्लस यहाँ पे x पूरा ही निकल गया है तो बचेगा केवल 5, ठीक है, x प्लस 5। इन दोनों में कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा है। अगर कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा है तो उसमें से 1 कॉमन होता है, यानी कि प्लस 1 कॉमन जाएगा, बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से ये कॉमन है और यहाँ से ये कॉमन है, x प्लस 5 कॉमन है, तो उसे सिंगल लिखना पड़ेगा, ठीक है। बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। तो ये देखिए गुना के रूप में आ चुका है, गुना के रूप में आ चुका है ये, यानी कि गुणनखंड के रूप में आ चुका है, इसीलिए इसे गुणनखंड विधि कह सकते हैं, ठीक है। तो गुणनखंड विधि हो चुका है, तो अब क्योंकि ये दोनों बराबर 0 है, ठीक, गुना करके इन दोनों के बराबर 0 ही है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, x प्लस 5 बराबर 0 और यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 5 है, बराबर के अगर उधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा -5, ठीक है। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए उसको हटा के लिख सकते हैं। यहाँ भी x बराबर +1 उधर जाएगा तो हो जाएगा -1, ठीक है, यानी कि x का मान -5 और x का मान -1 है। तो ये तो गुणनखंड विधि से हो गया। एक दूसरा विधि है, वो है हमारा आचार्य श्रीधर का सूत्र, श्रीधर आचार्य का सूत्र, ठीक है। श्रीधर आचार्य के सूत्र अनुसार हम ऐसा लिख सकते हैं, और उसका सूत्र जो है ये -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये सिंपल सा, सिर्फ देखिए बहुत ही सिंपल सूत्र है, किसी किसी को यह याद करने में मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर आप ये ध्यान दें, यहाँ सिर्फ तीन ही अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ b है, a है, c है और कुछ नहीं है, ABC, सिर्फ 3 ही अक्षर हैं, ठीक है। और ये ABC है क्या, यहाँ पे जो हमने देखा था ये गुणांक, ठीक है, गुणांक या फिर वास्तविक संख्या, ठीक है। यहाँ a बराबर 1 था, यहाँ पर a बराबर 1 है, यहाँ पर b बराबर 6 है, ठीक है, और यहाँ c बराबर 5 है ना, यहाँ c बराबर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी वही, यहाँ पे जो भी b a c लिखा हुआ है, हमें उन्हीं चीज़ को लगाना है जो यहाँ पर उसका मान दिया गया है, ठीक है। तो सवाल के हिसाब से जो कुछ भी मान दिया गया है हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। b बराबर जो भी है क्या है 6 है, ठीक है। a बराबर 1 है, ठीक है, और c बराबर 5 है, ठीक है। और हाँ एक बात, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव में है तो हम यहाँ पर इन तीनों को पॉजिटिव में लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई माइनस में होता, ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता या फिर यहाँ माइनस होता तो हमें उन्हें माइनस के साथ ही लिखना पड़ता, ठीक है। तो ये श्रीधर आचार्य का जो सूत्र है आपको याद करने में मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले -b है, सिंपल सा -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, रिपीट वही b स्क्वायर, ठीक है, -4ac, सिंपल में इसे स्पीड से बोलेंगे तो याद हो जाएगा, -4ac रूट दे के b स्क्वायर -4ac/2a, नीचे 2a, हमेशा याद रखें नीचे 2a, ये आसानी से याद हो जाएगा अगर आप ध्यान दें तो। यहाँ से पहले b का पार्ट शुरू होता है -b प्लस माइनस, ठीक है, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा रूट b स्क्वायर -4ac/2a, ठीक है। ये याद हो जाने के बाद यहाँ जैसा सूत्र में है वैसा ही हम मान लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले -b, तो माइनस तो पहले से ही है, b का मान 6 है लेकिन पॉजिटिव में है तो हम 6 का 6 से लिखेंगे, फिर प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस है, फिर रूट, फिर यहाँ b स्क्वायर है, b स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 6 का स्क्वायर, फिर माइनस है 4ac, तो 4 का 4 ही होगा, लेकिन ac ये आपस में सट्टे हुए हैं, मतलब गुना है, ठीक है, गुना है,
ए का मान है 1, ठीक है। सी का मान है हमारा 5, तो 5 लगाएंगे, ठीक है। तो 4ac का मान हो गया। उसके बाद नीचे 2a है, नीचे 2 है, ये आपस में सटा हुआ है मतलब गुना है, तो 2 लगाया गुना लगाया, ठीक है। ए का मान है 1, 2a हो गया। तो अब हम इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं। -6, ये 6 ये किसी के साथ जोड़ घटाव नहीं हो रहा है, तो ये जैसा है वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस रूट। लेकिन यहाँ पे 6 का स्क्वायर तो हो सकता है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस, ठीक है। यहाँ पे अंदर कोई भी माइनस में नहीं है, तो ये माइनस का माइनस ही होगा। फिर 4 एकम 4, ये आपस में गुना होगा ना, 4 एकम 4, 4 ही होगा। फिर 4 पीछे 20, यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है, 20। उसके बाद नीचे भी गुना होगा, ये 2 एकम 2, तो नीचे लिखेंगे 2 एकम 2, ठीक है। लेकिन ये पूरा करने के बाद हमें यहाँ आगे x लिखना था, ठीक है, क्योंकि हम जितना भी निकाल रहे हैं x का मान निकाल रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा x बराबर ये सूत्र होता है, ठीक है। ये भी x बराबर देखिए सूत्र होता है, ठीक है। तो x बराबर कर रहे हैं, तो -6 ही होगा, ये प्लस माइनस ही होगा, क्योंकि ये जोड़ घटाव अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो घटाव हो रहा है। तो 36 से अगर 20 घटाएंगे, 36 से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 16, और नीचे बचेगा 2, ठीक है। यहाँ पे और समाधान कर सकते हैं, -6 प्लस माइनस, यहाँ पे √16 है, ध्यान दीजिए यहाँ पे √16 है। अगर ये √16 है तो क्योंकि 16 है, उस रूट होने के कारण वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 16 का वर्गमूल कितना हो सकता है? 16 का वर्गमूल होता है 4, ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी कि 16 का रूट अंडर रूट होगा 4, ठीक है, और नीचे बट्टा 2, ठीक है। इसके पहले वाले मैथ में हमने देखा था कि x का मान 2 निकाला था, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो यहाँ भी उसके 2 आंसर होने चाहिए। यहाँ पे जो प्लस माइनस दिया गया है, इसी के हिसाब से x का मान 2 बार अलग अलग करना पड़ेगा। एक में प्लस अलग करना पड़ेगा, दूसरे में माइनस, तो इसी को लिखना पड़ेगा लेकिन अलग अलग साइन के साथ। तो ये हमने अलग अलग लिख लिया, x बराबर -6 + 4/2, ठीक है। दूसरा है x बराबर -6 - 4/2। तो वो जो प्लस माइनस था हमने दोनों में अलग कर दिया है, ठीक है। अब इसको समाधान करते हैं। x बराबर ये -6 + 4, ये अलग अलग साइन है तो घटा होगा, -6 से +4 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे बटा 2, ठीक है। यहाँ भी x बराबर -6 - 4, सेम साइन होने से तो जोड़ होता है, इसलिए ये हो जाएगा -10/2, ठीक है। यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक बार में कटा ना, एक बार में, तो इसलिए x बराबर वो -1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये अगर कटेगा तो ये 2 × 5 = 10, 5 बार में कटेगा, यानी कि x बराबर -5, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही आंसर निकला है, ठीक है, जो यहाँ पर था, x बराबर -5 और x बराबर -1। तो यहाँ पर भी ये वही है, x बराबर -1 और x बराबर -5, ठीक है। तो अगर हमें आंसर लिखना होगा तो x बराबर -1 और -5 दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो इससे अभी तक हमने यही सीखा कि जो भी हम द्विघात समीकरण का समाधान करते हैं, ठीक है, उसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक उत्पादक की सहायता से, दूसरा श्रीधर आचार्य के सूत्र अनुसार। हालांकि दोनों ही तरीका आसान है, ठीक है। किसी किसी को श्रीधर आचार्य का सूत्र मुश्किल लगता है और किसी किसी को गुणनखंड करना ही मुश्किल लगता है, ठीक है। तो जो भी है, आज से तो हम श्रीधर आचार्य का सूत्र ही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह से ये जो श्रीधर आचार्य का सूत्र है, आपको अच्छी तरह से इसे रट लेना है, याद कर लेना है। हालांकि अगर आप समझने की कोशिश करेंगे ये कैसे, कहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो आपको इसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका ये जो फॉर्मूला है, अब इसका बेसिक पार्ट, इसका बेसिक चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो श्रीधर आचार्य का सूत्र है, ये हमेशा द्विघात समीकरण में ही काम आता है, यानी एक चल राशि युक्त द्विघात समीकरण। अगर आपने ये सवाल को ध्यान दिया होगा तो ये दोनों में एक ही चल राशि है और इसका सर्वोच्च घात 2 है, ठीक है। तो एक चल राशि भी है और 2 घात भी है, तो एक चल राशि मतलब एक चल राशि युक्त द्विघात समीकरण में ही ये आचार्य श्रीधर का सूत्र काम आता है, वरना काम नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना तो हम लोग समझ ही गए हैं, ठीक है, कि ये सूत्र कब काम आएगा, ठीक है। बस इतना ही याद रखिएगा कि ये जो अगर द्विघात समीकरण एक चल राशि युक्त द्विघात समीकरण होगा, तभी ही श्रीधर आचार्य का सूत्र काम आएगा। और एक बात, अगर यहाँ पे 2 घात के अलावा 2 से ज़्यादा हुआ, मान लो 3 हुआ, 4 हुआ, ठीक है, या फिर x के अलावा यहाँ पे कोई दूसरा राशि भी हुआ, यहाँ पर x है और यहाँ पे y हो,
ठीक है, या फिर यहाँ पे y हो, तो वो द्विघात मतलब एक चल राशि युक्त नहीं होता है। तो वैसे में ये श्रीधर आचार्य का सूत्र प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और हाँ, हम तो ये जानते हैं जो भी आंसर इसका दो अलग अलग निकलता है, ये उस समीकरण के दो अलग अलग मूल होते हैं, ठीक है। ये पहला मूल है और ये दूसरा मूल है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना होगा, द्विघात समीकरण में हमेशा दो मूल निकलते हैं, हमेशा दो मूल निकलते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये जो दो मूल हैं अलग अलग आंसर हैं, ठीक है, तो ये पूरी तरह से आंसर सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। अब अलग अलग आंसर निकला है, अलग अलग मूल निकला है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि ये समीकरण को पूरी तरह से सही हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि x का मान -5 ही हो या फिर x का मान -1 ही हो। अगर x का मान -5 हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो बराबर देखिए 0 दिया गया है, ठीक है, इस पूरे समीकरण का मान 0 आ सकता है, ठीक है। तो हम इसको लगा कर देखते हैं, ठीक है, कि ये -5 लगा कर वो 0 आता है कि नहीं आता है। तो ये हमने उसी सवाल को लिखा जो हमने कुछ देर पहले समाधान किया, ठीक है। यहाँ पर हम x बराबर -5 लगा कर देखेंगे, अगर 0 आता है मतलब ये x बराबर -5, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो x का मान हमने दिया -5, ठीक है, लेकिन स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देंगे, प्लस यहाँ 6 है, x का मान -5 है तो इंटू देके -5 देंगे, ठीक है, प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। -5 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो प्लस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, ठीक है। और यहाँ 6 देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, इंटू में होने के कारण ये गुना होगा, प्लस माइनस माइनस 6 5 30, ठीक है, फिर प्लस 5 बराबर 0, फिर 25 और 30 ये घटेगा, लेकिन ये वाला संख्या बड़ा है इसलिए माइनस होगा। 30 से 25 घटाया 5, ठीक है, -5 और ये +5 बराबर 0, तो 5 और 5 घटाएंगे तो वो पूरा का पूरा 0 ही निकलेगा, ठीक है। यानी कि x का मान -5 ये एकदम ही सही है। उसी तरह से अगर आप x बराबर -1 लगाते हो, ठीक है, x बराबर -1 यहाँ पे लगा के देखोगे तो भी वो 0 ही निकलेगा, ठीक है। अगर वो 0 आता है तो वो पूरी तरह से सही आंसर है, दोनों ही सही है। लेकिन कभी कभार जो x के मान या फिर जो भी x का आंसर आता है वो पूरी तरह से सही नहीं होता है। लेकिन ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि कब x का मान एकदम सही निकलेगा, ठीक है, एकदम परफेक्टली सही निकलेगा, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हमें समझना होगा हमें इस सूत्र को। यहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आप लोगों को b² - 4ac, इसको समझना होगा। इसका मान इसको समाधान करके चाहे जितना भी आता है, अगर वो 0 आता है या फिर 0 से ज़्यादा आता है, हमेशा याद रखिएगा, अगर वो 0 आता है या फिर 0 से ज़्यादा आता है तो उसके जो दोनों मूल निकलेंगे 100% सही होंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो 0 से कम आता है, अगर इसका पूरा का पूरा समाधान 0 से कम आता है तो वो बिल्कुल भी आंसर गलत होगा। यानी कि x का मूल असल में वो एकदम ही झूठा होगा या फिर अवास्तविक होगा। वास्तव में किसी भी द्विघात समीकरण के जो दो मूल निकलते हैं वो दोनों मूल असल में 3 तरह के निकलते हैं, 3 तरह से हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो जो दोनों मूल हैं, ठीक है, वो दोनों ही सही हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोनों ही सही हो सकते हैं और समान हो सकते हैं। इसमें दोनों आप देख पा रहे हैं कि दोनों समान नहीं हैं, दोनों ही समान नहीं हैं, लेकिन वो सही हैं, ये दोनों वास्तविक में एकदम सही हैं। तो अगर दोनों सही होंगे तो उसे वास्तविक कहा जाता है, वास्तविक यानी कि असल मूल, वास्तविक यानी कि असल मूल, ठीक है। यानी कि ये वास्तविक है लेकिन असमान है, ठीक है। और दूसरा होता है, नहीं, पहला होता है वास्तविक और समान, ठीक है, वास्तविक और समान। और दूसरा होता है वास्तविक लेकिन असमान, ये वाला दूसरा वाला है क्योंकि वास्तविक तो है लेकिन असमान है। और तीसरा होता है अवास्तविक, उसमें असमान या समान निकालने की जरूरत नहीं होती है, वो पूरा का पूरा अवास्तविक होता है, वो सत्य ही नहीं होता है। तो वो कैसे पता करेंगे कि वो वास्तविक होगा कि नहीं, अवास्तविक होगा कि नहीं, वो चीज़ पता चलेगा हमारा इस पार्ट से। यहाँ पे जो b² - 4ac है, इसका मान अगर वो 0 के बराबर आता है तो, ठीक है। वैसे तो इस पूरे भाग को d बोलते हैं, यानी कि निरूपक कहते हैं। b² - 4ac को निरूपक कहा जाता है, जिसे d से संबोधित किया जाता है, d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। अगर आप इसका समाधान देखें तो इसका समाधान यहाँ पे टोटल 16 आया है और ये पॉजिटिव में है,
यानी कि जीरो से बड़ा है, ठीक है, जीरो से बड़ा है। अगर जीरो से बड़ा यानी कि पॉजिटिव में आता है तो वो पूरी तरह से वास्तविक तो होता है लेकिन असमान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। समीकरण के जो दोनों मूल होते हैं, ठीक है, समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तभी होंगे, ठीक है, वास्तविक तभी होंगे जब डी यानी कि जो मैंने बताया ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसे डी से संबोधित किया जाता है, ठीक है। जब बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि निरूपक, यानी इसे निरूपक भी कहा जाता है, ठीक है, डी यानी कि निरूपक, वो जीरो के समान या उससे बड़ा हो, ठीक है, जीरो के समान यानी कि अगर इतना बराबर जीरो आता है या फिर जीरो से बड़ा पॉजिटिव में आता है तो ही वो मूल अवास्तविक होगा, तो ही वो दोनों मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। यहाँ पे उससे बड़ा यानी कि धनात्मक में यानी कि पॉजिटिव में होगा, ठीक है, डी से बड़ा होगा, सॉरी जीरो से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव में होगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने उदाहरण में बताया, यहाँ पे जो आप 16 देख रहे हैं ये जीरो से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, जीरो से बड़ा है, यानी कि इस समीकरण का जो समाधान है वो पूरी तरह से वास्तविक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर d बराबर जीरो आता है यानी कि पूरे d का मान जो मैंने अभी बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac का, ठीक है, इसका d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उस d का मान अगर शून्य आता है, ठीक है, सिर्फ शून्य आता है, ध्यान रखें, सिर्फ शून्य आता है तो वो वास्तविक और समान होगा, वास्तविक भी होगा और समान होगा। हमेशा याद रखें सबसे पहला पार्ट, ठीक है, सबसे पहली बात, d बराबर अगर शून्य ही आता है तो वो वास्तविक भी होगा और समान भी होगा, ठीक है। वहीं पे देखिए ये बड़ा का चिन्ह है, ठीक है, मतलब d अगर बड़ा होता है शून्य से बड़ा यानी कि पॉजिटिव में आता है, याद रखें अगर वो पॉजिटिव में आता है तो वास्तविक तो होगा लेकिन वो असमान होगा, वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, मतलब एकदम सही आंसर होगा लेकिन वो असमान होगा। लेकिन अगर उस d का मान शून्य आता है, ठीक है, माइनस में आता है, ठीक है, जैसा कि अगर यहाँ पे ये 16 अगर माइनस में आया रहता, ठीक है, तो वो पूरी तरह से अवास्तविक होगा, ठीक है। अगर वो अवास्तविक हुआ तो उसे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो पूरी तरह से गलत आंसर निकलेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या बेसिक पॉइंट समझा, इसको ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है। अगर d यानी कि निरूपक का मान, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो के ही बराबर आता है तो वो वास्तविक होता है, एकदम सही और एकदम समान होता है, मतलब दोनों मूल सही होंगे, मतलब दोनों मूल समान होंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो जीरो से बड़ा हो, ठीक है, जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव में आता है, ठीक है, तो वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, वास्तविक होगा लेकिन वो असमान होगा, मतलब वो दोनों ही सही होंगे लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग होगा, ठीक है, असमान। लेकिन अगर वहीं पे वो माइनस में आता है यानी कि जीरो से छोटा यानी कि माइनस में आता है तो पूरी तरह से अवास्तविक होगा, यानी कि उसका दोनों मूल निकलेगा ही नहीं, ठीक है, और अगर निकलता भी है तो वो गलत होगा। तो एक बार फिर मैं रिवाइज कर लेता हूँ कि क्या क्या हमने समझा अभी। देखिए एक चल राशि युक्त, ठीक है, एक ही चल राशि युक्त द्विघात समीकरण में हो, ठीक है, में मतलब एक चल राशि युक्त द्विघात समीकरण में ही श्रीधर आचार्य का सूत्र का प्रयोग होता है। उदाहरण स्वरूप इस तरह का ये द्विघात समीकरण और एक ही चल राशि युक्त है, ठीक है, तो इस तरह के रूप में होगा तभी श्रीधर आचार्य का सूत्र का प्रयोग होगा। और यहाँ पे समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तभी होंगे जब वो d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, हम d भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसका मान यानी कि निरूपक जीरो के समान या उससे बड़ा होगा। अगर जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा तभी वास्तविक होगा, तभी वो सही आंसर होगा, या जीरो से बड़ा यानी कि धनात्मक में होगा यानी कि पॉजिटिव में, ठीक है। तो d बराबर जीरो होने से यानी कि निरूपक का अर्थ, निरूपक यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर जीरो आता है तो वास्तविक होगा और समान होगा, बस इतना ही, एकदम सही होगा और वे दोनों सही होंगे। लेकिन अगर वो जीरो से बड़ा होता है, ठीक है, जीरो से अगर बड़ा होता है d का मान तो वास्तविक होगा, एकदम सही होगा, लेकिन वो असमान होगा, दोनों के दोनों मूल असमान होंगे, ठीक है। वहीं पे अगर जीरो का मान d का मान जीरो से छोटा होता है यानी कि माइनस में होता है तो पूरा का पूरा आंसर अवास्तविक होगा, ठीक है। और ये तीनों चीज़ों को, ये जो वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान और अवास्तविक जो बोला है,
ये उन दोनों मूल की प्रकृति यानी कि गुण कहलाते हैं। ठीक है, प्रकृति इसे लिख सकते हैं, प्रकृति यानी कि गुण कहलाता है। ठीक है, उन दोनों मूल की प्रकृति है, वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान और अवास्तविक। ठीक है, तो अगर हम जानना चाहें ये जो दोनों मूल हैं इनकी प्रकृति क्या है, इनकी प्रकृति है, क्योंकि देखिए दोनों अलग अलग हैं तो वास्तविक और ये असमान है, इनकी प्रकृति यही है। ठीक है, अब किताब में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से कुछ समाधान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर का ये जो पहला क्वेश्चन है 4x² + 2x - 1 2x + 1 बराबर इतना। ठीक है, 4x × 2x - 1, इस समीकरण का समाधान, ठीक है, इस समीकरण का समाधान श्रीधर आचार्य के सूत्र से होगा या नहीं, समझ के लिखें। देखिए श्रीधर आचार्य के सूत्र से होगा या नहीं वो हमें पता करना है। श्रीधर आचार्य के सूत्र से वो तभी हो पाता है जब पूरा का पूरा समीकरण द्विघात समीकरण, एक चल राशि युक्त, मतलब एक चल राशि युक्त द्विघात समीकरण होता है। अभी मैंने बताया था, मतलब अगर ये एक चल राशि युक्त द्विघात समीकरण है तो ही ये श्रीधर आचार्य के सूत्र से प्रयोग होगा। ठीक है, लेकिन देखिए ये द्विघात समीकरण एक चल राशि युक्त दिख तो रहा है, लेकिन पहले इसको समाधान करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही गुना में भी है, गुना करने के बाद पता चलेगा कि ये एक चल राशि युक्त द्विघात समीकरण है कि नहीं। ये हमने सवाल उतार लिया है तो हम इसको समाधान करके देखते हैं। ठीक है, ये 4x² है प्लस ये आपस में गुना होगा। एक मिनट, ये दोनों में राशि सेम है, ये और ये साइन अलग अलग है, यानी कि ए के रूप में है, ये ए के रूप में, ये बी के रूप में, ये बी के रूप में, यानी कि a - b a + b के रूप में। तो ये पूरा का पूरा एक सूत्र है तो ये a² - b² का सूत्र है। ठीक है, तो हम लगा सकते हैं 2x a², ठीक है, -b², 1 का स्क्वायर। ठीक है, a² - b² का सूत्र हो गया ये। ठीक है, बराबर ये आपस में गुना हो जाएगा तो 4 × 8 x और x² और -4 × 4 x। ठीक है, ये प्लस माइनस ही होगा। उसके बाद देखते हैं 4x², यहाँ ब्रैकेट खोल सकते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, और यहाँ बाहर प्लस है, प्लस होने के कारण भीतर में कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, बराबर 8x² - 4x। ठीक है, इतना करने के बाद अब देख रहे हैं, देखिए 4x² दोनों ही प्लस में है तो जोड़ हो जाएगा 8x² - 1 बराबर यहाँ पे 8x² - 4x। ठीक है, ये x², ये 8x², ये दोनों सेम है तो इसको एक साथ सबको इधर ही लाते हैं। ठीक है, 8x², ये इधर आएगा तो -8x²। ठीक है, वो -4x बराबर के इधर लाएंगे तो +4x हो जाएगा। -1 बराबर के इधर ही रहेगा, -1 उधर बराबर 0, कुछ नहीं बचा। ओके, देखिए ये प्लस में ये माइनस में सेम है तो कट जाएगा, बचेगा हमारा 4x + 1 बराबर 0। देखिए फाइनली यहाँ पे x² द्विघात, मतलब द्विघात नहीं है। ठीक है, फाइनल में यहाँ पे 2 का घात है ही नहीं। अब क्योंकि ये द्विघात समीकरण नहीं है तो ये पूरी तरह से श्रीधर आचार्य का सूत्र प्रयोग नहीं होगा। तो हम आंसर लिख सकते हैं समीकरण का समाधान श्रीधर आचार्य के सूत्र से नहीं होगा, श्रीधर आचार्य के सूत्र से नहीं होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे 2 नंबर में क्वेश्चन है, श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग क्रम किस प्रकार के समीकरण में कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार के समीकरण में कर सकते हैं। अब श्रीधर आचार्य का सूत्र का प्रयोग अभी मैंने बताया था, श्रीधर आचार्य का सूत्र का प्रयोग एक चल राशि युक्त द्विघात समीकरण में कर सकते हैं, एक चल राशि युक्त द्विघात समीकरण में। कुछ देर पहले जो मैंने अभी दिखाया था, एक चल राशि युक्त द्विघात समीकरण में ही श्रीधर आचार्य का सूत्र प्रयोग होता है। ठीक है, ये उसका आंसर है। अब अगला नंबर देखते हैं 3 नंबर में। ठीक है, यहाँ पे जो समीकरण है ये देखिए एक चल राशि युक्त द्विघात समीकरण ही है ये। तो इस समीकरण श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग करके इस समीकरण को लिखना चाहिए था, नहीं लिखा है। ठीक है, इस समीकरण को श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग करके x बराबर पाया गया। ठीक है, यानी x बराबर ये पाया गया तो k का मान क्या होगा, तो इसमें k का मान निकालना है।
तो इसको हम पहले श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग करके देखते हैं, ठीक है, और इतना बराबर ला के देखते हैं। तो ये हमने सवाल को लिख लिया है, ठीक है। ये माइनस है 5x² + 2x - 7x = 0, ये समीकरण 1 दिया है हमने, ठीक है। तो इस समीकरण 1 है, ठीक है, समीकरण 1 को, ठीक है, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, क्योंकि द्विघात समीकरण ही है, द्विघात समीकरण 1 को द्विघात समीकरण से तुलना करने पर पाते हैं, ठीक है। तुलना करने पर क्या पाते हैं, यहाँ पे जो हमने पहले बताया है, यहाँ ये वाला पहला गुणांक ए होता है, दूसरा गुणांक बी होता है और तीसरा गुणांक सी होता है। तो यहाँ ए का नंबर है 5, ठीक है, सी का नाम बी का मान है 2 और सी का मान है 7, ठीक है। लेकिन वो सी जो है माइनस के साथ है, तो सी बराबर -7, ठीक है। और बाकी जो है वो दोनों पॉजिटिव में ही है, तो उसको पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने आगे लिखा, ठीक है। श्रीधर आचार्य के सूत्र अनुसार x बराबर, ये पूरा का पूरा सूत्र है। सूत्र को मैं फिर से समझाऊंगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे केवल मान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ -b है, b का मान केवल 2 है, तो 2 लिखेंगे, ठीक है। अगर ये 2 माइनस में होता तो हमें इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ता, ठीक है। लेकिन ये 2 माइनस में नहीं है, इसलिए हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। उसके बाद प्लस माइनस रूट है, b² है, b यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, -4ac, 4 है, a का मान देखिए गुना में है, a का मान 5 है, और c का मान भी, और c का मान -7 है, तो इन्हें भी गुना में ही लेंगे लेकिन माइनस में, ठीक है। और नीचे बटा 2 है, 2 गुना a है, तो a का मान है हमारा, a का मान है 5, ठीक, गुना 5। तो अब इसको समाधान करके देखते हैं। यहाँ पे -2 है, यहाँ x लिख लेते हैं, ठीक है, x -2 प्लस -2 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 4 माइनस, लेकिन हाँ ये माइनस क्योंकि इंटू होने के कारण ये इस माइनस के साथ भी गुना होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर 4 × 5 = 20, ये गुना होगा, और 20 सत्ते हो जाता है 140, इसलिए हो जाएगा 140, ठीक है। 140 इतना होने के बाद नीचे भी है 2 × 5, ये 2 × 5 हो जाता है 10, ठीक है। इसको और थोड़ा समाधान करते हैं, -2 प्लस माइनस ये रूट 4 और 140 जोड़ होगा तो ये हो जाएगा 144, ठीक है, 144 और नीचे 10 है तो 10 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे x बराबर अगर हम लिखते हैं -2 प्लस माइनस, यहाँ रूट 144 है, तो 144 मतलब 140 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो हो जाएगा 12, ठीक है, और नीचे 10, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो हमने निकाला और यहाँ पे जो किताब में दिया गया है दोनों इसी तरह से, x बराबर, यहाँ पे x बराबर, ठीक है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। यहाँ पे k की जगह पर यहाँ पे -2 है, यानी कि k का मान -2 है, साफ साफ दिख रहा है, तो हम आंसर लिख सकते हैं k बराबर -2 होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम समाधान करना चाहें तो इसको और इसको तुलना करना पड़ेगा, तो हम इसको समाधान करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है x बराबर ये, ठीक है, तो x का मान ये बैठाने पर, ठीक है, x की जगह पर अगर हम लगा देते हैं -2 प्लस, यहाँ पे माइनस है ना, हाँ, प्लस माइनस 12 नीचे 10, ठीक है, यहाँ पे k प्लस माइनस 12/10, ठीक है। ये बराबर के उधर नीचे नीचे है तो इसे काट सकते हैं, ठीक है, काट सकते हैं। और ये भी बराबर के इधर उधर है और इसको भी काट सकते हैं, दोनों में सेम साइन है इसीलिए काट सकते हैं, ठीक है। अलग अलग साइन होता नहीं तो भी काट सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, ठीक है। तो इसमें से किसी एक साइन का प्रयोग करके हम ट्राई करेंगे, ठीक है। मान लीजिए -2 है, ये +12 है, बराबर यहाँ भी के बराबर +12 है, ठीक है। माइनस का प्रयोग करेंगे तभी सेम बात होगी। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट काट तो सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं काटेंगे, ठीक है। -2 प्लस ये जो 12 है बराबर के हम उधर ले जाएंगे, ठीक है, के उधर +12 पहले से, ये +12 ये वाला बराबर के उधर जाता है तो -12 हो जाएगा, तो इसलिए 12 कट जाएगा, क्योंकि कटने ही वाला होता है, इसलिए बराबर के इधर उधर हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम देख रहे हैं यहाँ के बराबर -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए के का मान
-2 है। ठीक है, अब वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो गई है और पहले पार्ट में हमने कम से कम 3 क्वेश्चन का समाधान तो कर ही दिया है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।